अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और ये लेक्चर हम एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। कई बच्चों के जहन के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है या आप ये सोच सकते हो कि हमने पहले ही 4.1 को क्यों स्टार्ट नहीं किया था। तो इसकी जो मेजर वजह थी वो ये थी कि मैं चाहता था कि जो भी हमारे मेथड या दो जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, एक जीरो मेथड और दूसरा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, तो वो आप एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों को अप्लाई करना सीखो, ताकि जब अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको एक तो क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। और अभी कुछ एक्सरसाइज ऐसी आएंगी इसमें सिर्फ हमें जीरो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा या सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें जो सी हैं आपके साथ रिवाइज कर दूं। ठीक है, हमने कुछ स्टेप्स सीखे थे। ठीक है, जैसे स्टेप 1 था। ठीक है, हम चेक करते थे कि जो दी गई फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये हमारा पहला स्टेप आ जाता था। स्टेप 2 के स्टेप्स 2 में हम अपने जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन यानी जो क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन हमें दी है उसके डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करके अलग अलग फ्रैक्शंस के अंदर लिखा करते थे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह जो भी इस जगह पे चीज होगी। ठीक है, एक फैक्टर है, दो है, तीन है, तो उनको मैं अलग अलग इस तरह लिखा करता था। इनको जोड़ा जो है वो प्लस के साइन से जाएगा। तीसरे स्टेप के अंदर इन फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंगली हम ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स लिखा करते थे या वेरिएबल टर्म आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे x की पावर 1 होगी तो फिर हम ऊपर a लिखेंगे, अगर यहाँ पे भी x की पावर 1 है तो यहाँ पे मैं b लिख दूंगा, और अगर यहाँ पे x की पावर 2 होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं लगा रहा हूँ, तो फिर इसकी जगह पे हम लिख देते bx प्लस c। तो ये जो चीज है मैंने आपके साथ शेयर की थी। स्टेप नंबर 3 के अंदर ये हमारे पास है काम, ये दो हो जाएंगे। स्टेप 4 के अंदर हम अपनी रिजल्टेंट फ्रैक्शन को इस पूरी की पूरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते थे। रिजल्टेंट जो डिनोमिनेटर होता था उसको इस पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते थे, उससे हमें फिर आइडेंटिटी इक्वेशन मिल जाती थी। अब इस आइडेंटिटी इक्वेशन के ऊपर हम दो मेथड लगाते हैं, या तो हमें जीरो मेथड लगाना होता है, ठीक है, या हमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड लगाना होता है, और वही हमारा जो है वो स्टेप 5 बन जाएगा। तो अगर आपके जहन में ये चीजें क्लियर हैं, ठीक है, तो फिर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैं फिर वो एक बात दोहरा दूं, अगर बेटा आप लोग लेट स्टार्ट हुए हो इस चैप्टर को देखने के लिए तो प्लीज प्लीज आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर देखो। इससे जो भी प्रॉब्लम या जो भी कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो जैसे आज मैंने स्टेप्स को सिर्फ एक आधे मिनट के अंदर डिस्कस कर दिया, मगर अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो वहां पे इन चीजों को बहुत डिटेल के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक और चीज, क्लास में बैठे हुए अगर मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा होता था तो आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चनिंग आती थी तो आप फौरन मुझसे पूछ लिया करते थे, और मैं वहां पे सिचुएशन के मुताबिक कभी आपको फौरन आंसर कर दिया करता था, और कभी मैं आपको कहा करता था कि वेट करो और देखो अभी जो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करने लगा उसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब चूंकि आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हुए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर को, अगर आपको एक स्टेप आधा स्टेप समझ नहीं आया तो आप थोड़ा सा आगे उसे 4-5 मिनट तक देख लो, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स के अंदर मैं हर चीज की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। हाँ, अगर इसके बावजूद भी आपके पास आता है तो कुछ बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उसको सर्कल कर देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा मुझे तरीका लगा है, तो आप लोग भी उसको फॉलो कर सकते हो। अभी हम अपने मेन लेक्चर की तरफ जाएंगे। ठीक है, मुझे एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन आज करना है। इसमें से सबसे पहले जो चीज है, हम अपनी इक्वेशन को प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिहाज से देखेंगे। ठीक है, सॉरी, रिजल्टेंट फ्रैक्शंस को प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिहाज से देखेंगे। 4.3 को करवाने की एक और भी वजह थी कि वहां के सारे क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन थे, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था। तो 4.1 में मेरे पास दो क्वेश्चन हैं, 7 और 8। ये दोनों के दोनों जोन से हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
रीजन मैं नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद सोचना है और यही आपका एक होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे कल मैसेज करके कि व्हाई दे आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया कि ये दोनों फ्रैक्शन क्यों इम्प्रॉपर है। तो ये एक छोटा सा होमवर्क आपका जो फर्स्ट स्टेप में आ गया। अब इसका मतलब है कि आज जो हमारे कंसर्निंग क्वेश्चन है वो टॉप 6 क्वेश्चन है। टाइम के लिहाज से मैं देखूंगा, अगर मैं 2 क्वेश्चन कर सका तो मैं 2 कर दूंगा और अगर मैं 3 कर सका तो मैं 3 करूंगा। मगर जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा। ये 3 क्वेश्चन जो से मैं आज सॉल्व करूंगा। जाहिर है मुझे 40 मिनट का लेक्चर अरेंज करना है, तो अगर मैं जल्दी कर पाया तो मैं तीनों कर दूंगा, अदरवाइज मैं 2, 4 और देन फिर 3 करूंगा। तो अगर आपको इसमें से कोई समझ नहीं आई तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 जो दुल्ला ने कर लिया हुआ है, आई डोंट नो कि उसने वो कैसे अरेंजमेंट की, बट उसने ये क्वेश्चन सही किया था। जब मैं नेक्स्ट अभी अपना करने लगा तो यहाँ पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी मिस्टेक स्टूडेंट्स में एक दूसरे के साथ शेयर किया करो। इससे जब आप किसी को जवाब देते हो तो आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। तो मेरे पास x माइनस 11, 2 फैक्टर है, एक x माइनस 4 है और दूसरा x माइनस 3 है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो रोको, अपने जहन में सोचो और फिर वीडियो प्ले करो। तो मैं अभी इसका आंसर लिखने लगा हूं। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब रीजन क्या है, जो मेरे न्यूमिनेटर की डिग्री है वो 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में जब मैं इस x को इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर में डिग्री बनेगी वो 2 है। तो न्यूमिनेटर की डिग्री लेस देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इस लिहाज से ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि जो हमारे फैक्टर हैं क्या वो मजीद इनकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो ये दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो लीनियर फैक्टर की मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। लीनियर फैक्टर मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ कि दोनों के अंदर x की बड़ी से बड़ी पावर 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका मतलब है इनकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। सो मैं अपने पार्शियल कोएफिशिएंट वाले स्टेप की तरफ जाऊंगा। मैं अपनी रिजल्टेंट फ्रैक्शन लिखूंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, 2 फैक्टर है तो 2 फ्रैक्शंस लिखूंगा, एक x माइनस 4 और दूसरी x माइनस 3। दरमियान में दोनों के प्लस का साइन आ जाएगा। अब मुझे ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है तो मैं सिर्फ a लिख दूंगा, और यहाँ पे भी x की पावर 1 है तो यहाँ पे फिर मैं m लिख दूंगा। आज मैं जानबूझ के एक नया वेरिएबल चूज कर रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ ये बता सकूं कि जरूरी नहीं है कि हर दफा b ही लिखो। ठीक है, हाँ स्टैंडर्डली अगर आप लाइन वाइज चलते हो तो वो जरा आसानी रहती है, वैसे आप इस जगह पे कोई भी लिख सकते हो वेरिएबल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे स्टेप 3 कंप्लीट हो गए। स्टेप 4 में जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको सारी की सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई x माइनस 4 x माइनस 3 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यानी दोनों साइडों पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई वाला स्टेप जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा
x माइनस 11। अब देखो ये वो काम है जो मैंने आपको फर्स्ट सॉरी सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर बार बार आपके साथ शेयर किया है, बार बार आपसे करवाया है, इसलिए ताकि कभी भी जब आप लोग ये कर रहे हो तो आपकी मिस्टेक ना हो। और फर्स्ट 4 स्टेप्स तो ऐसे हैं जो उम्मीद है कि किसी भी वजह से मिस्टेक नहीं होगी, इवन 5 में भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, जब हम इस चैप्टर को एंड करेंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेरे पास मेरा आ गया, मैंने अपने रिजल्टेंट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कटिंग करूंगा तो ये दोनों की दोनों ब्रैकेट्स कट हो जाएंगी, यहाँ से x माइनस 4 कट हो जाएगा और यहाँ से x माइनस 3 कट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू a। ठीक है जी, x माइनस 3 प्लस b और x माइनस 4। सो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा और यही हमारी आइडेंटिटी इक्वेशन होगी, जिससे आगे अब हमने डिसाइड करना है कि हमें कौन से मेथड अप्लाई करने हैं। क्या मुझे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड अप्लाई करना है या मुझे जीरो मेथड अप्लाई करना है, और अगर जीरो मेथड अप्लाई करना है तो मुझे कितनी दफा करना है। तो अब उसका डिसीजन देखो। अगेन मैं आज फिर दोबारा याद करवा दूं, युदुल्ला ने मुझसे पूछा था कि वो हम इक्वेशन नंबर 1 में चेक करेंगे या 2 में, तो आज मैं दोबारा फिर याद करवा दूं, ये दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में चेक कर सकते हो। ठीक है, हमने देखनी सिर्फ अपनी यहाँ पे इस फैक्टर की पावर है। x की पावर 1 है, इसका मतलब है एक जीरो मेथड। x की पावर अगेन 1 है, इसका मतलब है 2 दफा जीरो मेथड हमें लगाना पड़ेगा, एक दफा x माइनस 4 के साथ और दूसरी दफा x माइनस 3 के साथ। हाँ, अगर यहाँ पे x की पावर 2 होती तो फिर जाहिर है फिर हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट की तरफ जाते। सो तो अब मैं अप्लाई करूंगा, नाउ वी यूजिंग जीरो मेथड for that we take, सबसे पहले अब आप आपकी चॉइस, आप किसी को भी ले सकते हो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब माइनस 3 इक्वल के दूसरी साइड पर मूव होगा तो x की वैल्यू जो सी है वो मेरे पास 3 आ जाएगी। सो मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूंगा। पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 देखो ये है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि मुझे याद रहे, मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है मुझसे, तो अभी हम जहां जहां भी x आ रहा है वहां पे हम x की वैल्यू जो कि अभी हमारे पास 3 है हम पुट कर देंगे। सो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 11 इज इक्वल टू a 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 4। तो अब जब यहां से मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -8। अब ये a और ये 0 हो जाएगा, प्लस b और ये -1 आ जाएगा। अब ये हिस्सा तो सारे का सारा 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b इंटू -1। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे उम्मीद है कि हमें आपको 9th क्लास सारी याद होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने लगा हूँ। उम्मीद है कि सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को पता नहीं चलता तो वो मुझसे क्वेश्चन करे, फिर मैं उसको ये इसका आंसर भी दे दूंगा, मगर मुझे उम्मीद है कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब अगेन मुझे चेक करना है कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है। तो देखो दूसरे फैक्टर की भी जो पावर है x की वो 1 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमें जीरो मेथड ही लगाना है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अगेन वी टेक x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
एंड जहाँ यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो मेरे पास निकलेगी 4। ठीक है, अच्छा इसको मैं जरा थोड़ा सा गहरा कर दूं ताकि जरा हमें अलग अलग लगे, ताकि ये b की वैल्यू है। तो अभी पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो अभी मेरे पास इक्वेशन 2 में जब मैं इसको पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू 4 है, तो ये 4 माइनस 11 आ जाएगा इक्वल a 4 माइनस 3 आ जाएगा प्लस b 4 माइनस 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 11 माइनस 7 आ जाएगा और a इंटू 1 आ जाएगा प्लस b 0 हो जाएगा माइनस 7 ए, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए ही आ जाएगा। ये चूंकि 0 हो जाएगा तो मैं उसको नहीं लिख रहा। तो देखो यहाँ से जो मुझे ए की एग्जैक्टली वैल्यू निकली है वो मेरे पास ए इज इक्वल टू माइनस 7 है। अब अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो देखो उसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिखे थे। सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पे m यूज करना था मगर अब मैं यहाँ पे p लिख रहा हूँ, मैंने नीचे m को नहीं लिखा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मुझे m ही लिखना चाहिए था, अब चूंकि मैंने b से कर दिया है सो अभी हम b को ही मैंने ऊपर रिप्लेस कर दिया। वैसे सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 में हमने दो वेरिएबल लिखे थे, एक a लिखा था और दूसरा b लिखा था। तो अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है, इसका मतलब है जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम दोबारा लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 becomes, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 11 बाय एक्स माइनस 3 एक्स सॉरी x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू माइनस 7 है तो मैं माइनस 7 लिखूंगा a की जगह पे और नीचे बाय में लिख दूंगा x माइनस 4 प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा b की वैल्यू जो सी है वो 8 है और उसके नीचे मैं लिख दूंगा x माइनस 3। सो अब यानी ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है इसकी ये दो पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी एक हमने इकट्ठी फ्रैक्शन को दो अलग अलग हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया, यानी उसके दो अलग अलग हिस्से बना दिए। अब मैं प्रॉपरली अपना आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा द पार्शियल फ्रैक्शन of x minus 11 is, ठीक है, माइनस 7 x माइनस 4 एंड 8 x माइनस 3। अच्छा, अब यहाँ पे मैं याद करा दूं, यहाँ पे आप प्लस का साइन भी लिख सकते हो, मैंने एंड का वर्ड लिख दिया, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये दोनों तरीकों से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो ये अब हमने हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू आपको दूंगा, ठीक है, ताकि हमारे जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो हमारे पास आ जाए। मेरा पहला काम अपनी दी हुई फ्रैक्शन के बारे में ये चेक करना कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप के अंदर जो मेरे रिजल्टेंट फ्रैक्शन के अंदर फैक्टर थे उनको मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक काम किया, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर मैंने फैक्टर्स लिखे, ठीक हो गया। फिर अगले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया, जो भी मेरी रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी उसको मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो, ये देखो और ये देखो, कटिंग के बाद फिर मेरे पास ये वाला हिस्सा आ गया। जब मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई तो फिर वहां पे मुझे ये डिसीजन करना था कि मुझे जीरो मेथड अप्लाई करना है या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे फिर मैं पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर मेरे पास मेरे फैक्टर लीनियर होंगे तो फिर मुझे जीरो मेथड ही अप्लाई करना है, और अगर मेरे फैक्टर क्वाड्रेटिक होंगे तो तब मुझे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड यूज करना है, क्योंकि इस आइडेंटिटी इक्वेशन में दोनों के दोनों फैक्टर लीनियर थे, तो इसलिए मुझे दोनों दफा ही जीरो मेथड अप्लाई करना पड़ा। तो जब मैंने जीरो मेथड अप्लाई किया तो एक मुझे बी का आंसर 8 आ गया और इसी तरह फिर मेरे पास ए का आंसर -7 आ गया। अब इन दोनों को मैंने अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया और लास्ट में मेरे पास ये मेरे दो
आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन नंबर पहले मैं लिख लूं, उसके बाद फिर जो सा मैं इसकी टोटल आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 which is equal to नीचे तो मुझे याद है एक्स के, ठीक है जी, x माइनस 5 एक्स माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3। ठीक है जी, तो पहला काम प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब तो मैं इसकी रीजन भी एक्सप्लेन नहीं आपको करूंगा, उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी चीजें खुद ब खुद समझ आ रही होंगी। दूसरा स्टेप, हमें नीचे अपने फैक्टर्स बनाने, और अगर नहीं है तो हम फिर फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो अब इस हिस्से की हमें फैक्टराइजेशन करनी है, ये देखें वो पॉसिबल भी है कि नहीं है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला तरीका बेटा मैंने आपको कैलकुलेटर से सारा तरीका एक्सप्लेन किया हुआ था, उम्मीद है वो आपको याद होगा। अगर आपको ये याद नहीं है, ठीक है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन के पार्ट में बस इसको सिंपल सा जनरल स्टेप्स के थ्रू मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स के प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 और x माइनस 1। अब ये दो मेरे पास मेरे फैक्टर आ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट में लिखूंगा न्यूमरेटर के अंदर किसी भी तरह की कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, मगर डिनोमिनेटर में मैंने उसको फैक्टराइज कर दिया x प्लस 3 के अंदर और x माइनस 1 के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास अब दो फैक्टर आ गए, दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर हैं क्योंकि दोनों के अंदर x की पावर 1 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम अपने कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 5 x प्लस 3 x माइनस 1। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस मैंने किया है इसको आप पेपर के अंदर साथ ही परफॉर्म करोगे, इसको आपने रफ अमल में नहीं करना। तो आपको फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब देखो, मैंने अपने दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लिख दिया, इनको प्लस के साथ जोड़ दिया, इसके ऊपर मैंने a लिख दिया और इसके ऊपर मैंने b, यानी एक एक वेरिएबल मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे मल्टीप्लाई करना है अपने डिनोमिनेटर को जो कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन में पड़ा हुआ है। मल्टीप्लाई x प्लस 3 x माइनस 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, मैंने नाम नहीं दिया, मैं भी दे रहा हूं, इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मैंने सारा मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हम कैंसिलेशन कर लेंगे, दोनों ब्रैकेट x प्लस 3 x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 3। तो अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी जो कि एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। यहां तक हमारे 4 स्टेप्स पूरे हो गए। ठीक है, अब पांचवें स्टेप की तरफ जाना है। अगेन फिर मेरा सवाल वही है, क्या मुझे जीरो मेथड अप्लाई करना है या मुझे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला। उसके लिए मुझे अपने फैक्टर्स की पावर को देखना है। तो दोनों के अंदर फैक्टर की पावर 1 1 है, इसका मतलब है कि दोनों के लिए हमें जीरो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो मैं क्या करूंगा,
Now using zero method, for that we take x minus वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो वन निकलेगी, और इसको मैं पुट करूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन टू, तो मेरे पास आ जाएगा वन माइनस फाइव इज इक्वल टू ए वन माइनस वन प्लस बी वन प्लस थ्री, तो मेरे पास ये माइनस फोर आ जाएगा, ए और साथ में जीरो आ जाएगा, बी और फोर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस फोर, ये जीरो हो जाएगा तो मैं इसको नहीं लिख रहा, तो इसको मैं बी, अब यहाँ पे मैं एक और काम करूंगा, मैं इधर लिख दूंगा। अब कल आपको याद होगा, कल मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन की थी कि आप ब्रैकेट भी लिख सकते हो और इस नंबर को आप पहले भी लिख सकते हो। तो अभी फोर को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा, तो माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू बी, तो ये जो आंसर है बी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वन की। अगेन कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देने वाला, उम्मीद है कि आप खुद समझ गए होंगे इसकी कटिंग वगैरह। ठीक है, सो अभी तक मैं इसके लिए करूंगा। नाउ अगेन वी टेक x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहां से मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस थ्री आएगी, पुटिंग इन इक्वेशन टू, ठीक है, जो कि मेरी आइडेंटिटी इक्वेशन थी। तो अब उसमें जब मैं पुट करूंगा तो लिखा जाएगा माइनस थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू ए माइनस थ्री माइनस वन प्लस बी माइनस थ्री प्लस थ्री। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये माइनस एट आ जाएगा, ए माइनस फोर आ जाएगा, और यहाँ पे इसको फिर सॉल्व करके मेरे पास जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट ये मैं जीरो नहीं लिखूंगा, माइनस एट, अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस फोर ए लिखा जाएगा। अब इसके जो सोल्यूशन है ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एट बाई माइनस फोर के, ये दोनों कट जाएंगे, तो ए की वैल्यू जो सी है मेरे पास आ जाएगी टू। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यूज है मैं इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन वन बिकम्स, यानी जो इक्वेशन वन है उसकी जो नई शक्ल है वो ये हो जाएगी, x माइनस फाइव एक्स प्लस मुझसे मिस्टेक तो नहीं होगी, ठीक है, तो x प्लस थ्री बिल्कुल सही, x प्लस थ्री x माइनस वन इज इक्वल टू, मुझे a की वैल्यू लिखनी है तो टू एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब मुझे b की वैल्यू लिखनी है तो ये देखो मैं माइनस वन लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा x माइनस वन। अब नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ ये होगा कि ये जो माइनस वन है इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा टू बाई एक्स प्लस थ्री माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशन है, अब ये मैंने कैसे लाया था, असल में ये देखो ना, ये जो देखो ये जो फ्रैक्शन है वो इसके बाद आई थी, तो असल में मेरा क्वेश्चन तो यही है ना, तो मैं नीचे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है मैं उसको लिखने लगा हूं, ठीक है, ताकि मुझे, वैसे अगर आप वो भी लिखा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बेहतर है कि आप क्वेश्चन को लिखोगे तो इसे समझने वाला और अच्छे तरीके से समझेगा। तो जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो बेसिकली हम अब देखो क्वेश्चन में को लिख रहे हैं, तो x एक्स के प्लस टू एक्स माइनस थ्री, सॉरी वो मुझे सारे वर्ड तो लिखने में भूल गया, द पास्ट फ्रैक्शन ऑफ ओके जी, एक्स माइनस फाइव
x square plus 2x minus 3 is 2 by x plus 3 एंड चलो मैं इस दफा एंड नहीं लिख रहा, और अगर आप एंड भी लिखना चाहो तो आप लिख दो माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये मेरे पास मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा और यही मेरा आंसर है। अब देखो ये जो हमारा पूरे का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है तो उसके सिर्फ कुछ स्टेप्स कर देता हूँ, बाकी उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 वो मेरे पास में देख लूँ क्या है, 3x माइनस 1। सो ये मेरे पास आ गया 3x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो अगेन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, मगर नीचे मेरे पास फैक्टर जो उनसे ना वो बनने वाले हैं। देखो इसकी फैक्टराइजेशन मैं कर दूंगा। असल में मेरे पास अभी क्या चीज मुझे मिली हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास मिला हुआ है मुझे। तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसी चीज को फॉलो करूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो अब आप इसके फैक्टर भी लिख सकते हो, इसको बना भी सकते हो, तो सारा काम इसके ऊपर आप कर सकते हो। सो अभी हमारा लेक्चर जो है मेजरली यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अभी हमने जो मैंने आपके साथ आज क्वेश्चन शेयर किए हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन थे। 7 और 8 क्वेश्चन इम्प्रॉपर है। वजह आपने मुझे बतानी है कल जब जैसे ही आप ये लेक्चर देखो तो इसकी मुझे वजह बताना। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 को आपने प्रैक्टिस करनी है। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, कोई से 2 आप लोग सॉल्व कर लेना, और सिर्फ मकसद हमारा ये है कि आपको स्टेपिंग की समझ आ जाए। बाकी मेथड्स तो ज़ाहिर है हम पिछले 6-7 लेक्चर से इनको देख रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने हाथ से मुकम्मल क्वेश्चन करना, ठीक है। आंसर मैच कर लिया करो, अगर आंसर मिस्टेक आ जाए तो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कर लिया करो। एंड गुड बाय, खुदा हाफिज बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करना, गुड लक।